के तत्वाधान में आयोजित वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला द्वारा लिखित तानसेन का ताना बाना पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में आप सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत है। हमारे मध्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी, स्वागत है आपका। उधर से तालियां थोड़ी सी कम बज रही हैं। श्री सुनील अंबेकर जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज इस आयोजन के मुख्य वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्री सुनील अंबेकर जी का। तालियां बजनी चाहिए। अभी बहुत सारी विभूतियां हमारे मध्य हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन, भारत सरकार, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आपकी ताली में थोड़ी सी शक्ति कम है। और इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। और साथ ही हमारे मध्य हमारे मेहमान भी हैं और होस्ट भी हैं, सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष श्री राजीव तुली जी। और साथ ही हमारे मध्य हैं तानसेन का ताना बाना पुस्तक के लेखक राकेश शुक्ला जी। दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा भी है और हमारी संस्कृति भी है, हमारा संस्कार भी है। और इसका निर्वहन करने के लिए मैं विनती करता हूं मंचासीन विभूतियों से, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर ज्योति नमोस्तुते, नमोस्तुते, नमोस्तुते। और परंपरा का निर्वहन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और मैं श्री राजीव तुली जी, अध्यक्ष सुरुचि प्रकाशन, से विनती करता हूं वो पुस्तक गुच्छ देकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। राजीव जी। श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। वर्ष 2010 से 2013 के मध्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नागपुर में जन्मे श्री नितिन गडकरी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। आपका सभागार में हार्दिक स्वागत है। मैं श्री संभव जी से आग्रह करता हूं, न्यासी हैं सुरुचि प्रकाशन के, वो आए मंच पर और पुस्तक गुच्छ भेंट कर माननीय श्री सुनील अंबेकर जी, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वागत करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर जी का जन्म नागपुर के महल क्षेत्र में हुआ।
नागपुर से ही जीव विज्ञान में कोशिका शाखा से उन्होंने स्नातकोत्तर किया। लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री रहे। रूस के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में दायित्व निभाया और द आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है। करतल ध्वनि से स्वागत। विनती करता हूं अब श्री सुमित मलूजा जी से मंच पर आएं। ट्रस्टी हैं सुरुचि प्रकाशन के, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी को पुस्तक गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जोधपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उन्हें पढ़ने और लिखने में बेहद रुचि है। एक बार फिर से करतल ध्वनि। मैं अब आग्रह करता हूं श्री मनमोहन जी से वो मंच पर आएं और अपने कर कमलों से पुस्तक गुच्छ देकर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत करें। श्री प्रहलाद सिंह पटेल 9वीं, 11वीं, 13वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सांसद रहे। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जल शक्ति, कोयला राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। एक बार फिर से करतल ध्वनि से स्वागत माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का। सुरुचि प्रकाशन, जिनके तत्वाधान में यह पूरा वृहद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सुरुचि प्रकाशन और सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी परंपरा का निर्वाह करते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजीव तुली जी को वो सुरुचि प्रकाशन के साथ साथ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की रूपरेखा हम सभी के साथ साझा करें। राजीव तुली जी। नमस्कार। सुरुचि के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आए हुए आप सब बंधु भगिनी का स्वागत है। हमारी संस्कृति में साहित्य की और शास्त्र की अनंत महिमा बताई गई है। शास्त्र की ऐसी शक्ति है कि वह अनेक संशयों को दूर करता है, और मुझे आज आप सबको ये बताते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार की पुस्तकें आज समाज में स्वीकार्य हैं या स्वीकार हो रही हैं, उन पुस्तकों को सुरुचि 55 वर्ष से छाप रहा है, जब शायद इन पुस्तकों को छापने वाले बहुत कम लोग रहते थे। अभी जब नीचे सुरुचि का बुक स्टोर देख रहे थे तो प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि मेरे को वो समय ध्यान में है जब एक छोटी सी डायरी बनती थी, उसमें पैसे चढ़ते थे कि आपके कितने पैसे खाते में हैं, तो जितनी पुस्तकें ले लेते थे वो खाते में से पैसे घट जाते थे और शेष उसमें रह जाता था। तो इस प्रकार ये पुस्तकें उस समय में सुरुचि में छपती थी, और उस समय से छपती थी जब शायद इस विचार को छापने वाले और लोग बहुत कम थे। संघ का शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में 55 वर्ष सुरुचि भी संघ का हाथ पकड़ के संघ का विचार पुस्तक रूप में ला करके पाठकों तक पहुंचाता रहा है। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ सुरुचि भी बदल रहा है। सुरुचि में अभी अच्छी पुस्तक एक उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने में हमने भी एक गति पकड़ी है। हमारी पुस्तकें लगभग 250 टाइटल्स जो हैं वो गूगल बुक स्टोर पर फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं, और उसमें प्रत्येक मास कुछ लाख पेज व्यूज आते हैं और वो पुस्तकें डाउनलोड होती हैं। जो हमारे काउंटर से बिकती हैं, देश भर में हमारे नेटवर्क से बिकती हैं, वो अलग हैं। अभी तक क्या था कि अभी तक सुरुचि केशव कुंज और सुरुचि का साहित्य केशव कुंज जैसे कुछ कार्यालयों में उपलब्ध था।
पिछले कुछ महीने से, लगभग 2 मास से, हमने एक संघ के शताब्दी वर्ष के कारण से एक बड़ा लक्ष्य लिया और हमने ये विचार किया कि देश भर के 300, कम से कम 300 बुक स्टोर्स पर सुरुचि की पुस्तकें उपलब्ध करवाएंगे। पिछले 1 महीने में हमने 38 बुक स्टोर्स के साथ साइन किया है और वहां पर अपनी पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रयास प्रारंभ किया है। देश भर के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनमें से 4 बड़े एयरपोर्ट हमने सेलेक्ट किए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे भी लगभग अगले 2 महीने तक में अपनी पुस्तकें जो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी, वहां से भी पुस्तकें बिकना प्रारंभ हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के डिजिटल की ओर तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सुरुचि का अपना पोर्टल, उस सब पर तो पुस्तकें उपलब्ध है ही हैं। जब अभी नीचे बुक स्टोर में थे तो माननीय शेखावत जी का कहना था कि आप इनकी ई बुक्स भी बनाइए, तो हम उस ओर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, एक कदम हम उस ओर ले चुके हैं ई बुक्स बनाने की ओर भी। और संघ के शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने से पहले हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो ई बुक्स के रूप में भी आपको उपलब्ध रहेंगी। मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक विनय जो है वो माननीय नितिन गडकरी जी से करना चाहता हूं। अभी उनकी मराठी में एक पुस्तक आई है जिसका विमोचन उन्होंने और माननीय सुनील आंबेकर जी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में किया है, संघातील मानवीय व्यवस्थापन। तो हमारा आपसे निवेदन है कि उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हमें छापने को मिले। हम देश भर में वो पुस्तक पहुंचाने की कैपेसिटी भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और इच्छा भी रखते हैं। तो हम देश भर में प्रत्येक जिले तक वो पुस्तक पहुंचाने की गारंटी ले सकते हैं। तो अभी सामने कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनका नाम लेना भी उचित ही रहेगा। हमारे सबके सम्माननीय श्री राजकुमार भाटिया जी हम सब परिचित ही हैं। राज जी को देख देख के बड़े हुए हैं। आप इस कार्यक्रम में आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है। इधर अतुल तारे जी जो स्वदेश के ग्रुप एडिटर है वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं राजेश कालरा जी को थोड़ी देर पहले देख रहा था, शायद हैं या नहीं, अभी चले गए हैं शायद। और ऐसे ही इधर राजकिशोर जी बैठे हैं, पीछे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर भरत पाठक समय निकाल करके आए हैं। तो आप सबका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहनी आवश्यक है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो ऑडिटोरियम है जिसमें हमने पिछला कार्यक्रम भी किया था, ये हमें उस दिन भी थोड़ा लगा था कि ऑडिटोरियम छोटा पड़ रहा है और आज भी लग रहा है ऑडिटोरियम छोटा पड़ रहा है। तो अभी नीचे कुछ दिन में ग्राउंड फ्लोर पर जब वो बड़ा वाला ऑडिटोरियम प्रारंभ हो जाएगा, श्री अशोक सिंघल सभागार जो है, तो अगली बार उसमें कार्यक्रम करेंगे तो खड़े होने की आवश्यकता शायद लोगों को कम पड़ेगी। आप सबसे क्षमा के साथ में अपनी बात पूरी करता हूं और प्रतिबिंब जी से कहता हूं कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राजीव जी। और राजीव जी के लिए थोड़ा सा शक्ति के साथ तालियां बजाइए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी पुस्तक प्रकाशित करनी होगी, तो राजीव जी वही नाम है और आपका मार्ग भी है और आपका ध्येय भी है। तानसेन के विषय में हम सभी जानते हैं, 15वीं सदी के महान संगीतज्ञ। कहा जाता है जब वो गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी, दीप प्रज्वलित हो जाया करते थे। पुस्तक तानसेन का ताना बाना के माध्यम से लेखक श्री राकेश शुक्ला क्या बयां करना चाहते हैं या स्थापित करना चाहते हैं, जानते हैं स्वयं उनके मुखारबिंद से। श्री राकेश शुक्ला जी। जिनसे हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय श्री सुनील आंबेकर जी, और अभी राजीव जी 2-3 नाम और भूल गए तो मैं बता दूं, माननीय वैभव डांगे जी भी हैं, अशोक टंडन जी भी हैं और सुरेश चौहान के जी भी हैं, तो मैं नाम जोड़ दिया उनके। आदरणीय राजीव तुली जी भी। मैं तानसेन का ताना बाना को लेकर यदि आप लोगों के मन में हो कि संगीत को लेकर कुछ है, तो दरअसल वो उनके जीवन का ताना बाना है। सतना जिले में एक गांव है बांधा, और वो बांधा गांव जो है वो तानसेन का ननिहाल है। उसी बांधा गांव में
स्वामी हरिदास जी से भेंट के बाद उनकी जीवन यात्रा आरंभ होती है और वो बांधा से वृंदावन, वृंदावन से ग्वालियर, ग्वालियर से बांधवगढ़ और इस तरीके से यात्रा होती हुई फिर अकबर के दरबार तक चलती है। अब जो समाज में तमाम तरह की कहानियां माननीय तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन जी को लेके जो है, उन कहानियों से हम सब लोग परिचित थे। लेकिन जब मैं पहली बार रामपुर बघेलान के बांधा गांव गया, ये 1997 की बात है, मैं पत्रकारिता की शुरुआत कर रहा था, तो वहां जाने पे मुझे पहली बार पता चला कि तानसेन जी तो यहाँ के रहने वाले। जिज्ञासा बढ़ी, फिर 2-3 बार जाना आना हुआ, फिर उसके बाद जो आसपास के लोगों से बातचीत हुई, फिर मैं रीवा गया, रीवा में जो तानसेन को जानने वाले लोग थे उनसे बातचीत पता चली, तो उससे जिज्ञासा बढ़ती गई। और जब तमाम जो इंटरनेट में मटेरियल पड़ा हुआ है उसको पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, उनकी जीवन यात्रा पे कुछ संकलन किया जाना चाहिए। 2019 में हमने ये काम आरंभ किया, लेकिन कोरोना आ गया, इस वजह से थोड़ा सा काम थम गया। 2021 से हम इसका श्रृंखलाबद्ध करना शुरू किए, तथ्यों को जुटाना शुरू किए, सभी जगह गए, ग्वालियर भी गए, वृंदावन गए, बांधा कई बार जाना हुआ, रीवा जाना हुआ, और उन सभी लोगों से हमने बातचीत की और वो सभी ग्रंथ, तथ्य, मतलब जहां जहां भी उपलब्ध हो सकता था सभी जगह जाके हम उन सारे संकलनों को इकट्ठा करने के बाद इस जो संकलन है उसको हमने पुस्तक में समाहित किया। अब तानसेन जी को लेके, संगीत को लेके तो उनकी बहुत सारी हैं। एक मैंने तानसेन जी की जीवन यात्रा पर नेशनल बुक ट्रस्ट में छपी हुई किताब पढ़ी, बड़े लेखक हैं, उनकी किताब और इंटरनेट पे पड़ी हुई बातें लगभग एक जैसी हैं। तो मुझे लगा कि जो पहले प्रकाशित हुआ है और जो अब हमें देना है वो इसलिए भी देना है क्योंकि एक स्पष्टता होनी चाहिए कि आखिर तानसेन जी की जीवन यात्रा कैसी थी। तानसेन जी अकबर के दरबार पे कैसे पहुंचे, तानसेन जी का जो वैवाहिक जीवन था वो कैसा था, तानसेन जी का बांधा से जो अटूट नाता था वो क्यों टूट गया। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद हमने इस पुस्तक में समाहित किया है। मुझे लगता है कि तानसेन जी को जो भी संकलन, मैं ये नहीं कहता उसमें सब कुछ है, उससे आगे भी करने की एक गुंजाइश है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है तानसेन के ताना वाना के रूप में, और मुझे लगता है वो प्रयास आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। और ये आगे की गुंजाइश भी शायद मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने लिए छोड़ी होगी। पार्ट्स में फिल्में आती हैं और ऐसे ही पुस्तकें भी आती है। दूसरा इसका पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि मंच पर जो विभूतियां विराजमान हैं वो समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में तो विशिष्ट कार्य लगातार कर ही रही हैं। उनके हृदय में कला, संगीत और साहित्य को लेकर बहुत ही प्रेम है। और ऐसी एक विभूति हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, मध्य प्रदेश। ये आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि भी हैं। और हम बता दें कि तानसेन का ताना बाना पुस्तक के विमोचन पर उनका संबोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रीवा के प्रभारी मंत्री हैं और रीवा से सम्राट तानसेन का बहुत ही गहरा नाता रहा है। मंच आपका। आदरणीय नितिन जी, आदरणीय शेखावत जी, आदरणीय सुनील जी, सूची प्रकाशन के सम्मानीय अध्यक्ष और इस पुस्तक के लेखक माननीय राकेश जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात तो नहीं करनी है, लेकिन 2 बातें मैं जरूर कह सकता हूं कि इस पुस्तक के लिखने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी को इसके आगे जाने की जरूरत पड़ेगी और रेफरेंस के रूप में ये पुस्तक काम आएगी, इतना मैं जरूर महसूस करता हूं। ऐसे हम नदी के उद्गम के बारे में नहीं जानते, लेकिन उस पर बने हुए बांध की चर्चा बहुत होती है। और मैं इस पुस्तक के बारे में भी ये कहता हूं कि कहीं तानसेन के जन्म का स्थान हमेशा विवादास्पद रहा है। और अच्छी बात है कि राकेश जी ने उनके 5 साल की उम्र से कहानी लिखना शुरू की है और उनके हर कदम पर
इतने मोड़ लगते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को ढांका गया, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके प्रति उत्तर में कुछ तथ्य सामने आए। ये पुस्तक उस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। रीवा का प्रभारी मंत्री हूँ, ये सच है, लेकिन जब कभी हम पलटकर पढ़कर देखते हैं, स्वयं अकबर का जन्म स्थान आज तक किसी को नहीं पता। वो अपने आप को इतना महान शासक लिखते थे, इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन कभी भी अकबर का जन्म स्थान नहीं लिखा, क्योंकि वो भी वहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ये चीज़ें कहने में बड़ी आसान होती हैं, लेकिन एक बड़ी ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर किसी न किसी को सोच करके आगे बढ़ना होगा। ना अकबर का जन्म स्थान तय है और ना तानसेन का। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सिर्फ कोई अचानक नहीं हुई हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति है, कोई ना कोई कारण है, जो शायद कई बार हमको या तो सम्मान नहीं देना था इसलिए नहीं लिखा गया, या हमको अपमानित करना था इसलिए कुछ और लिखा गया। और इसलिए हमें तथ्य सामने रखने होंगे। ये पुस्तक आगे जो भी इसके शोध करने वाले लोग होंगे उनके लिए काम आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए राकेश जी को मैं इधर से बधाई देता हूं और आप सबका भी स्वागत करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ अतिथि के तौर पर आऊँगा ये अंदाजा मुझे नहीं था, लेकिन मैं राकेश जी का मित्र होने के नाते, सहयोगी होने के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद प्रहलाद जी। और एक और विभूति हमारे मध्य हैं, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। संस्कृति मंत्री और हम बता दें कि संस्कृति को जीते हैं, और हाल ही में एक कॉन्क्लेव में वार्तालाप का समय मिला था हम दोनों को, और उससे पता लग गया था कि कितनी गहराई है संस्कृति को लेकर, कितना ज्ञान इनका प्रबल है। मंच आपका। मुझे लगा कि बहुत देर तक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं खड़ा हो गया आगे। क्योंकि जैसा अभी इन्होंने याद दिलाया कि अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में इसी तरह हम दोनों साथ हो गए थे, तो मुझे पता था कि बहुत देर लगने वाली है। तानसेन का ताना बाना आदरणीय राजीव शुक्ला जी द्वारा लिखी गई इस महती पुस्तक के विमोचन और पुस्तक की महत्ता, पुस्तक के शीर्षक की महत्ता और लेखक की महत्ता, ये तीनों इस विमोचन के मंच पर उपस्थित जितने लोग मेरे अतिरिक्त हैं, उन सब के भार और प्रभार को देख करके आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन उस सब से भी ज्यादा प्रासंगिक यदि कोई है, वो है पुस्तक का प्रकाशक और जिस स्थान पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का पुंज है, आदरणीय नितिन गडकरी जी की पावन उपस्थिति, आदरणीय सुनील अंबेकर जी का आशीर्वाद, भारत सरकार के पूर्व संस्कृति मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का सानिध्य, आदरणीय राजीव जी ने जिस तरह की भूमिका रखी, मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय शुक्ला जी को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे भी आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। इतिहास उठा करके देखें, अनेक ऐसे लोग हुए जो तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी अपने कृतित्व के आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर उनका जीवन कालजयी हो गया। अंग्रेजी में जो कहते हैं लार्जर देन लाइफ फिनोमेना, और निश्चित रूप से तानसेन का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना विशाल था कि आज लगभग 5 शताब्दी बीत जाने के बाद में भी, जिस 5 शताब्दी के कालखंड में गंगा में न जाने कितना पानी बह गया होगा और विश्व में अनेक ऐसी सभ्यताएं होंगी जिनका विकास शायद उसके बाद में हुआ होगा, आज भी हम
उनके चरित्र पर, उनके कृतित्व पर अनेक अनेक शोध ग्रंथ लिखे जाने के बाद में भी अभी भी कहीं न कहीं उसको लेकर के किसी न किसी पक्ष में कमी महसूस करते हुए अनवरत उस साधना को किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से जैसा राजीव जी ने कहा कि उन्होंने उनके संगीत के पक्ष को छोड़ करके उनके जीवन के पक्ष को, कि एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ बालक अपने जीते जी अपने संघर्ष के, अपने पुरुषार्थ के दम पर किस तरह से अमर हो गया कि आज भी हम 500 साल बाद बीत जाने के बाद में भी उसके व्यक्तित्व के इवोल्यूशन पर, उद्विकास पर हम जो है आज रिसर्च कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में मैं ये मानता हूं कि ये सबसे अधिक प्रासंगिक है, और ऐसा इसलिए कि आज भारत एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस विकसित होने की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के मार्ग पर हैं। और साथ ही साथ हम अपने अतीत के उन सारे प्रेरक ऐसे स्तंभ, जिन लोगों को कहीं भुला दिया गया था, जिन पर सह आशय, जिन पर पर्दा डालने के प्रयास किए गए थे और कुछ हद तक उसमें सफलताएं भी मिली थी, आज हम उन सारे ऐसे प्रेरक स्तंभों को एक बार फिर पुनः प्रकाशित करने की दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। उस समय में इस पुस्तक का लिखा जाना और ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व के जीवन चरित्र को लिखा जाना निश्चित रूप से प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। मित्रों, आज हम केवल विकास के मार्ग पर नहीं है, आज भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। वी आर अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चरल रिनासा। और जब कोई देश इस तरह से अपने अतीत से प्रेरणा लेकर के उद्विकास करने के लिए आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रेरक स्थायी स्तंभों का चरित्र उनके लिए एक माइलस्टोन के रूप में भी काम करता है और साथ साथ में एक उद्दीपक, एक प्रेरक के रूप में, एक कैटलिक एजेंट के रूप में भी काम करता है। तो जो इतिहास किसी दूसरे विषय के लिए, इतिहास के दूसरे लोगों के लिए, इतिहास और इतिहास से जुड़े हुए पन्ने और उनके प्रेरक पुरुष अन्य समाज के लिए, अन्य देशों के लिए एक टर्म ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। उनके किए गए काम को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के, उस काल के समय में हुई घटना चक्र को जोड़ने और उनके सूत्रों को संयोजित करने के दृष्टिकोण से। किंतु उस समाज जिसके विषय में लिखा जा रहा है या जिसके स्तंभों के बारे में उल्लेखित किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है, उस समाज या उस राष्ट्र के लिए उसका इतिहास जो है वो केवल टर्म ऑफ रेफरेंस ही नहीं, अपितु उसके लिए वो एक प्रेरणा के स्तंभ और साथ साथ में उस इतिहास में हुए घटनाओं और अनुभवों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का विषय होता है। और हमारा समाज और समाज के लोग, जिस समाज में इस तरह की परंपरा थी, मैं राजस्थान से आता हूं, जहां पूत सिखावे पालने हालरिए हुलराए, बच्चे को अपने पालने में झुलाते हुए मां सिखाती थी कि इला ने देनी आपनी मरण बढ़ाई माए, अपनी जमीन नहीं देनी है, मरने में बढ़ाई है, उसके लिए शहीद हो जाना बेशक जो है वो स्वीकार कर लेना, लेकिन अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना। ये पालने में झुलाते हुए सिखाया जाता था। इतिहास बचपन से पढ़ाया जाता था। इतिहास के प्रेरक ऐसे सारे विषयों के बारे में जानकारी जो है वो प्रारंभ में बचपन से घुट्टी पिलाने के साथ में देना प्रारंभ किया जाता था। तब जाकर के उस प्रेरणा के साथ में जो लोग विकसित होते थे, जो लोग बड़े होते थे, उन लोगों ने इस संस्कृति के संरक्षण के लिए काम किया। वो चाहे युद्ध के मैदान में किया होगा या संगीत में के माध्यम से किया होगा, साहित्य के सृजन के माध्यम से किया होगा, या जीवन की किसी न किसी विधा में अपना योगदान करते हुए इस सनातन को सनातन बनाए रखने में किया। आज क्योंकि इस बीच के कालखंड में दुर्भाग्य से सह आशय, सह उद्देश्य हमें उन इतिहास की जड़ों से जब डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, और उसके चलते हुए हमारी स्थिति ठीक वैसी थी जैसी एक जड़ों से कटे हुए वृक्ष की होती है। लेकिन शायद सौभाग्य हमारा सहोदर है,
एक बार फिर हम, जैसा मैंने कहा कि हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में हैं, तो निश्चित रूप से इतिहास के ऐसे सारे प्रेरक स्तंभों का स्थायी उल्लेख हो सके और उनके ठीक से वो विषय लोगों के बीच में जाएं, उन चरित्रों से प्रेरणा लेकर के हम गर्व करते हुए, क्योंकि इतिहास जब कोई जाति अपने इतिहास पर गर्व करती है तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने की प्रेरणा उसे मिलती है। यदि भारत के मूल सोच और पश्चिम के मूल सोच का डिफरेंस, पश्चिम के लोग ये कहते हैं कि हम बंदर से उद्विकास होते हुए, डार्विन्स थ्योरी, इवॉल्व होते होते धीरे धीरे आदमी तक पहुंचे, जबकि हमारा जो है हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने कहा कि हम सतयुग से क्षरण होकर के द्वापर पर आए, त्रेता में आए और अब कलयुग तक पहुंचे, त्रेता में आकर के, द्वापर में आकर के अब कलयुग तक पहुंचे। हमारे पास में एक स्पष्ट प्रेरणा है और एक लक्ष्य है कि हमको वापस सतयुग की तरफ जाना है। इसलिए हमारे लिए इतिहास और हमारे पीछे घूम करके जो देखें वो सब विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम के लोगों के लिए उनकी सोच के माफिक नहीं है, क्योंकि वो पीछे देखेंगे तो गर्व करने के लिए उनके पास बंदर के अलावा और कुछ नहीं, न वो उस पर गर्व कर सकते हैं। इसके लिए उनके यहां जो कुछ नूतन है वही प्रेयस है, वही प्रणम्य है। लेकिन भारत में जो कुछ हमारे पीछे खड़ा है वो हमारे लिए प्रेरणा है, वो हमारे लिए आदर्श है, और उस आदर्श को संयोजित करने का काम आदरणीय राजीव जी ने किया। मैं हृदयपूर्वक इनका अभिनंदन करते हुए मुझे आज आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, और उसके लिए धन्यवाद करते हुए आदरणीय प्रहलाद जी ने जो बात कही कि ये तानसेन का ताना बाना उस ताने बाने को संयोजित करने का पहला प्रयास है। आगे उससे आगे इस प्लेटफॉर्म पर, इस वर्टिकल पर खड़े होकर के एक नया ताना बाना बुना जाएगा, जो इस भारत के बदलते हुए परिदृश्य में निश्चित रूप से उपयोगी भी होगा और प्रासंगिक भी होगा। बहुत सारी बधाई के साथ में आप सबको प्रणाम। धन्यवाद और आभार केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। दरअसल मैं एक भूल सुधार के लिए आया हूँ, और कहते हैं यदि समय रहते भूल में सुधार कर ली जाए तो वो क्षमा योग्य होता है। इस तरह के मंच से बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है, और मैं अभिवादन में आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी का नाम लेना भूल गया शायद, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी हां, सभागार में संस्कृति की अविरल धारा प्रवाहित की केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, और मैं पीछे खड़ा हुआ वो बिंदु नोट कर रहा था जो कुछ कहा जा रहा था उनके मुखारबिंद से। ये सभा माननीय सुनील अंबिकर जी को और देश में सड़कों का जाल बुनकर देशवासियों को जोड़ने के भागीरथी प्रयास में संलग्न माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को सुनना चाहता है, और हम सभी इस अवसर का लाभ भी उठाएंगे। लेकिन उससे पहले वो कार्य कर लेते हैं जिस उद्देश्य से हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। तानसेन का ताना बाना पुस्तक का विमोचन इन विभूतियों के कर कमलों से। जी हां, सुरुचि प्रकाशन के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला द्वारा लिखित तानसेन का ताना बाना पुस्तक का विमोचन। करतल ध्वनियां रुकनी नहीं चाहिए। राकेश जी से मैं अपनी प्रति थोड़ी देर में ले लूंगा कार्यक्रम के पश्चात। और अब आमंत्रित करता हूं माननीय सुनील अंबिकर जी को, जो आयोजन के मुख्य वक्ता हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, कि आप आएं और अपने उद्गारों से सभा को धनी बनाएं। माननीय सुनील अंबिकर जी। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित श्रीमान नितिन गडकरी जी,
श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी और राजीव तुली जी, और विशेषकर आज जिनकी किताब की विमोचन में हम आए हैं, श्रीमान राकेश जी। और यहाँ सुरुचि प्रकाशन का हमेशा ही प्रोत्साहन करने वाले साहित्य के, और आज मुझे लगता है कि तानसेन जी होने के कारण संगीत का भी के दर्दी या उसका प्रोत्साहन करने वाले लोग भी यहाँ आए हैं। तो सभी को अभिनंदन इस नए पुस्तक के निमित्त। वैसे काफी अच्छा प्रयास है कि मतलब सुरुचि के प्रकाशनों में मुझे लगता है कि एक नया मोड़ भी है ये, क्योंकि नए प्रकार की पुस्तक है ये। सामान्य रूप से ऐसी किताबें कम है सुरुचि के लिस्ट में, तो इस दृष्टि से मैं बधाई देता हूं, और ऐसी और भी उपयुक्त पुस्तकें आगे भी आती रहेगी, इसके लिए शुभकामना देता हूं। वैसे तानसेन जैसे एक अत्यंत प्रसिद्ध और जिनकी संगीत और तानसेन मतलब इसके एक अटूट संबंध है, मतलब तो ऐसे एक बहुत ही वरिष्ठ इनके ऊपर वक्तव्य करें तो इनके इतनी संगीत की जानकारी तो मुझे नहीं है, और मुझे लगता है कि मतलब उनका जो संगीत के क्षेत्र में जो योगदान है वो अतुलनीय है, मतलब उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ये निश्चित है कि हम सभी लोग, बहुत सारे लोग संगीत को सुनने में और उसका रस लाभ लेने में बहुत अच्छे से हम लोग आगे रहते हैं, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले इसमें भी आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात तानसेन जी के बारे में जब हम उनके जीवन चरित्र के बारे में देखते हैं तो उस समय का जो काल है, मतलब लगभग 500 वर्ष पूर्व का, तो ये एक वैसा भारत है जो उसके पहले इस देश में संगीत, नाट्य, शास्त्र, इसका एक ऐसा विकास होता चला जा रहा है। मतलब हम देखते कि भगवान शिव से जो संगीत का, नाट्य का, नृत्य का जो आविष्कार हुआ और मानव कल्याण के लिए, और उसके पश्चात उसको विविध रूप में लगातार अपने समाज में, अपने संस्कृति में उसको एक बहुत बड़ा स्थान मिला, और एक जीवन का अभिन्न अंग ही हमारे जीवन का बन गया। और इस कारण से, परंतु जब ये तानसेन जी का काल है, वो काल वैसा नहीं है। उस समय इस देश में बहुत सारे आक्रमण का काल हो चुका है, और ऐसे लोग शासन काल पर बैठे हुए हैं कि जो इस तरीके से संगीत का प्रोत्साहन नहीं करते हैं, संगीत को अपने जीवन में उतना महत्व नहीं देते, और उसके कारण से वो एक संघर्ष का काल है। भारत की इस संगीत की परंपरा को कायम रखने में या उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत संघर्ष का काल है। और इसलिए जैसे हम लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से लड़ने वाले वीर महापुरुषों का स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपने देश की सीमाओं का रक्षण करने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सतत संघर्ष करते रहे। लेकिन भारत तो केवल भारत की सीमा नहीं था, तो भारत की अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपना ज्ञान, अपना संगीत, अपने जीवन के मूल्य, सब कुछ मिलाकर भारत है संस्कृति के। और इसलिए उस दृष्टि से उस संस्कृति का एक अभिन्न अंग संगीत है, और उस संगीत को उस काल में भी सुरक्षित रखना, उसके मूल स्वरूप में रखना, उसकी साधना इन लोगों ने कैसी की होगी, क्योंकि जब ऐसी कला जिसको होती है जिसको राजाश्रय चाहिए, लेकिन जब जिसका राजाश्रय ही चला गया हो या विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में इन लोगों ने एक उच्च कोटि की साधना की, और ऐसा एक वातावरण बना कि उस समय के शासकों को भी ये समझ में आया कि इन बातों को भी हम लोगों को महत्व देना चाहिए। और उस दृष्टि से उस वातावरण को बनाने में और मोड़ने में, और केवल तानसेन जी को सम्मान नहीं मिला उस समय, तो तानसेन जी के कारण पूरे देश में ऐसी अपनी परंपरा को रखने के लिए बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला, बहुत लोगों को उत्साह आया। और इसलिए आज जब हम देख रहे कि अपने देश में हम अपने शास्त्रीय संगीत को जीवित रख पाए हैं,
आज उन सब विधाओं में, शास्त्र की, संगीत की, वाद्य की, नाट्य की, उन सब विधाओं को लोगों ने जीवित स्वरूप में रखा है। वो सारे घराने आज भी कार्यरत है। और अब उस संगीत के आधार पर नया जो आधुनिक संगीत है, जैसे आज हम जिसको फिल्मी संगीत बोलते हैं, मिश्र संगीत बोलते हैं, तो उसमें भी अभी तक लगातार जितने भी फिल्मी गाने आते हैं उसमें जो भी बड़े बड़े गायक हैं आज की पीढ़ी के भी, वो भी शास्त्रीय संगीत का आधार बनाकर उसके राग और उसके सारे ताल वगैरह मिलाकर नए गानों का सृजन भी कर रहे हैं। और इसलिए वो गाने आज भी, फिल्म के भी जो गाने हैं जो संगीत की इस शास्त्रों पर आधारित बनाए गए, वो गाने आज भी अमर है। मतलब तो ये जो हमारे संगीत की जो विशेषता है, उसमें जो अमरत्व का तत्व है कि वो लगातार इतने वर्षों तक अपनी क्योंकि उसमें एक आध्यात्म है, एक आध्यात्मिक साधना है, और तानसेन जी का जो पूरा जीवन है वो उस आध्यात्मिक साधना के रूप में उन्होंने इस बात को किया है। और इसलिए उनके जीवन के जो सारा क्रम है, मतलब वो निरंतर शोध का विषय है। लेखक ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हो सकता है कि उनके कुछ विचारों से हम सहमत न हो, जैसे उनके कुछ विचारों से मैं भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने लिखा है इसमें कि उनका जो मुस्लिम पक्ष था वो मुस्लिम बने कि नहीं बने, अब मुझे लगता है इस पर बहुत प्रकार के बातें हैं। और वो ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, तानसेन। समय के काल में उन पर कुछ ऐसे प्रयास किए गए, परंतु इस बात के बहुत अलग अलग प्रकार के प्रमाण हैं, और इसलिए उस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इस पर अगर कोई दो कथाएं चल रही तो उस पर और ज्यादा हम निष्कर्ष पर अभी नहीं आना चाहिए, हमें और डीपली जाना चाहिए। दूसरी और एक बात भी है कि हमारे देश में संगीत के बारे में और एक बात चलती है कि भाई लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत एक इलीट लोगों का संगीत था, मतलब कास्ट वाइज भी इलीट लोगों का संगीत था, और बाकी आम लोगों का लोक संगीत था। इसके बारे में भी इस पुस्तक में थोड़ी चर्चा है। तो ये बात भी उतनी सही नहीं है। ये भी एक बनाया गया ऐसा, मतलब जिस तरह से हमारे देश में सामाजिक ताने बाने को एक अलग अलग दिखाने के जो प्रयास चले, उसका संगीत क्षेत्र में प्रवेश इस तरीके से हुआ है, जो शास्त्रीय संगीत को एक इलीट वर्ग तक सीमित करना देखता है और लोक संगीत को आम जन का संगीत मानता है। बिल्कुल ये सही नहीं है। ये आप अगर जाएंगे, जनजाति क्षेत्र में भी जाएंगे, लोक संगीत में भी लोगों को राग वगैरह पता है। आप अभी भी जाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखने की जरूरत है। उनको पता है कि कौन से पर्व पर कौन सा गीत गाना चाहिए, कौन से सुर में कौन सा वाद्य कैसे बजाना चाहिए। ये उसमें स्वर है, उसमें ताल है, तो वो उसका आधार वही है, उसमें भी शिव की आराधना है। तो ये जो बातें हैं, ये बात भी बहुत मुझे लगता है कि आज तानसेन के पुस्तक के हम विमोचन में एकत्रित आए हैं, इस बात का भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि ये हमारे देश में ऐसा कभी भी नहीं रहा कि ये बातें अलग अलग रही। एक सूत्र है जिस सूत्र से अलग अलग प्रकार की अभिव्यक्तियां हुई है। जिस प्रकार से जहां जैसे लोग थे, काल जैसे चल रहा था, जैसे एक समय की संस्कृत में कुछ लिखा गया, बाद में संत ज्ञानेश्वर से लेकर सब लोगों ने उसको उस समय की प्रचलित भाषा में लिखा गया। तो ये उस समय समय पर लोगों ने अपनी शैली में, अपनी भाषा में उसी संगीत के स्वर को, ताल को अपने अपने शैली में व्यक्त किया है। उसी को लोक संगीत कहा गया, लोकगीत कहा गया, लोक कथाएं उससे बनी। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल जो इस प्रकार से हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की गलत धारणाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए तानसेन केवल शास्त्रीय संगीत सीखने वालों के आराध्य नहीं है, तो वो उन सब लोगों के लिए आदर्श है जो किसी भी प्रकार से किसी भी स्वर, ताल, संगीत की आराधना करते हैं। उन सब के लिए वो आराध्य है, क्योंकि उन्होंने उस परंपरा को उस शुद्ध स्वरूप में एक हम लोगों के लिए उसका तार टूटने नहीं दिया। जीवित रूप में वो धारा वो हम तक ले आए हैं। और इसलिए आज जब उनको हम स्मरण कर रहे, तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संगीत के बारे में हमारे देश में संगीत का जो प्रसार था, तानसेन जी के काल में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उनके जीवन के बारे में और जो लोगों ने जो लिखा है, या उनके तत्कालीन समय में, मतलब जब तानसेन यहाँ गा रहे हैं तो पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे
तो इस तरीका की संगीत परंपरा नहीं है। इसलिए हमको अगर टाइम फ्रेम में देखना है, अगर 1500 में दुनिया भर में क्या हो रहा था संगीत के क्षेत्र में, अगर हम इसको देखेंगे तो समझ में आता है कि तानसेन जो गा रहे थे या तानसेन जिस प्रकार की शास्त्रीय पद्धति से स्वर के साथ खेल रहे थे वो कितने उच्च कोटि का था। मतलब केवल आज हम देखेंगे तो शायद हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा था और उस तुलना अगर हम करेंगे तो हमें ध्यान में आता है। और उस विपरीत परिस्थिति में भी जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो वो और कितने तरीके से वो बातें होती होगी। तो आज मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समय है जब हम भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा विकास जो होगा वो समग्र रीति से होगा, जिसमें हमारे ये सारे जो मानवीय गुण हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए आज इन सब प्रकार के जो विधाएं हैं, जिन विधाओं को एक प्रोत्साहन मिलना, और अभी तक हमारी शिक्षा में ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर था। अभी अच्छा हुआ है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सभी जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें थी, ये खेल, संगीत, नाट्य, नृत्य, इन सबको पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया हुआ है। और अब जैसे घर में किसी बच्चे को बोलते थे कि बेटा तू ये सब फालतू काम मत करना, तू अपनी पढ़ाई करना, अब मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि अब ऐसा बोल नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वो भी अब पढ़ाई का पार्ट है और उस पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक क्रेडिट भी मिलेंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। एक नया बदलाव हुआ है और ऐसे समय में मुझे लगता है कि अगर वो करिकुलम का पार्ट बन रहा है तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और ऐसी कथाएं समझनी पड़ेगी, ऐसे संगीतकारों के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके लिए दृष्टि से मुझे लगता है सुरुचि का ये पहल अच्छी है और ऐसी बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसी पहल की जा सकती है, उनके बारे में भी विषय लेके आ सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं पुनः एक बार सुरुचि प्रकाशन और लेखक राकेश जी को बधाई देता हूं और बहुत सारी शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद और आभार माननीय सुनील अंबेडकर जी उद्गारों के लिए और मार्गदर्शन के लिए। सौभाग्य की बात है आज के आयोजन के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हमारे मध्य हैं। भले ही देश में रिकॉर्ड सड़कें और हाईवेज निर्माण के लिए वो देश विदेश में विख्यात हों, लेकिन कला, गीत, संगीत, साहित्य से उनका बेहद निकट का संबंध रहा है और इसी संबंध को, इसी लगाव का प्रतिबिंब हम सब देखना और सुनना चाहते हैं उनके संबोधन के माध्यम से। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। आदरणीय सुनील जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, मेरे सहयोगी आदरणीय प्रहलाद सिंह जी, इस पुस्तक के लेखक राकेश जी, सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली जी और उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, राकेश जी ने अध्ययन करके तानसेन जी के जीवन परिचय को तानसेन का ताना बाना इस पुस्तक में लिखा है। उनका जन्मस्थान कैसे, कहाँ था, कहाँ से उनको ये शिक्षा मिली, किस किस प्रकार से उसका विकास हुआ और किस तरह से वो उस समय के जो राजा थे जहांगीर, अकबर के पुत्र थे, उनके दरबार में आकर उनको संगीत तानसेन के रूप में उपाधि मिलकर उन्होंने किस प्रकार से अपना कार्य किया, ये सब बातों का उल्लेख इसमें हुआ है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं कि जो भविष्य के निर्माण के लिए अतिशय आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बीच में जैसे अनेक अच्छी बातें, वैसे हमारे बीच में कुछ कमियां हैं। कमियां यह है कि हम भूतकाल के इतिहास को लिखते भी नहीं और उसको कोई बाद में नए पीढ़ियों को उसको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलना चाहिए, ऐसे कोई सिस्टम भी हमने विकसित नहीं किया है। ये विशेष रूप से अपने को जब पता चलता है कि जब आप यूके में जाओगे, ब्रिटेन में, तो वहाँ टॉलस्टॉय हो, बर्नार्ड शॉ हो, शेक्सपियर हो,
उनके गांव में उनके म्यूजियम बनाए गए हैं और उस म्यूजियम में उनके जीवन का पूरा चरित्र, उनके किताबें, उनका परिचय, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप पूरा उसको समझ सकते हो। वो इसलिए आवश्यक है कि ये सब बहुत बड़े लेखक है, यहाँ तक सबको मालूम था, पर अब दिन भर वहाँ हजारों बसें जाती है, टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड से, और वहाँ जाकर वो पूरा उनके जीवन को, उनके साहित्य को समझने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मुझे 75 में मैं इमरजेंसी में राजनीति में उस समय आया। आज मेरे लड़के को मैंने जब बताया कि उस समय ऐसा ऐसा था तो कोई उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों में क्या था कि वो हर बार डायरी लिखते थे रोज। हमने इसको महत्व नहीं दिया और इसलिए बड़े बड़े जगह पर हमारा इतिहास, जिसने हमारे समाज को निर्माण किया है, वो इतिहास हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ मराठी में एक साहित्यिक है शिवाजी सावंत, जिन्होंने मृत्युंजय करके एक किताब लिखी है, काफ़ी भाषाओं में लिखी गई है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने एक अच्छा वाक्य लिखा है, उसका रेफरेंस अलग था कि विस्मृति ही ये भगवान ने इंसान को दी हुई सबसे बड़ी देन है, भूल जाना, ताकि कभी अच्छी बातें होती है, कभी बुरी बातें होती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी किसी के प्रति नाराजी होती है। उस भाव में उन्होंने लिखा कि उसको भूल जाना अच्छा है, पर जो बातें हमें प्रेरित करती है भविष्य में कुछ करने के लिए, उनको भूलना तो उचित नहीं है। और इसलिए अभी मैं गोवा गया था तो जुआरी नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया हमने, और ब्रिज इतना सुंदर बना हुआ है कि जुआरी नदी के नीचे में मेरे मन में कल्पना आई कि हम एक बोट में बैठकर वहाँ जाएंगे, दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी और ऊपर में 2 व्यूअर्स टावर होंगे, गैलरीज होंगी। और ये करने के लिए, फिर ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे विश्वास था कि गोवा में रोज 2.5-3 लाख लोग आते हैं, तो 1000 रुपये टिकट लगा दिया तो ब्रिज का भी पैसा वसूल हो जाएगा। तो बाद में ये प्रकल्प मैंने गोवा सरकार को दिया और जब उसका भूमि पूजन किया, अभी गैलरी तो हो गया, उसके काम शुरू हो गया, तो मैंने उनको कहा कि ये गैलरी में आप क्या रखने वाले हैं। तो मैं जब स्कूल में था तब मोहन रानडे करके क्रांतिवीर थे, वो पोर्तुगाल जेल में बंद थे, क्योंकि गोवा मुक्ति आंदोलन में उन्होंने काम किया था। सुधीर फड़के जी उस समय उनके लिए बहुत कोशिश की, और जब वो वहाँ से पोर्तुगाल जेल से रिहा हुए तो उनका अनेक गांवों पर आगमन हुआ। संघ ने विशेष रूप से और एक जगह पर अपने परिवार संगठन ने उनका सत्कार किया और लोगों को उन्होंने उनका इतिहास बताया। तो सुधीर फड़के उसमें बड़े अग्रणी थे। बाद में जगन्नाथराव जोशी जो थे हमारे, वो कर्नाटक केसरी उनको कहते थे, और जगन्नाथराव जी का भी गोवा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब गोवा के पोर्तुगीज निकल गए, बहुत लगभग नहीं के बराबर, वहाँ कम संख्या में है। अब मैं ब्राजील में गया तो गोवा के पोर्तुगीज मुझे वहाँ मिले, अब पोर्तुगाल देश बना, पर गोवा का इतिहास जो है उसमें पोर्तुगीज इतिहास सबको पता है, पर पोर्तुगीज से मुक्ति दिलाकर गोवा को मुक्ति जिन्होंने दिलाई, उसका इतिहास अभी वहाँ के पीढ़ियों को न मालूम है, न कोई म्यूजियम है, न कुछ है। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये जो व्यूअर गैलरी बना रहे हैं उसमें एक गैलरी गोवा मुक्ति इतिहास के लिए आप दो, कि जिन क्रांतिकारों ने, देशभक्तों ने गोवा को हमारे देश में विलीन करवाया और पोर्तुगीज से मुक्ति दिलाई, वो इतिहास आने वाले लोगों को पता होना चाहिए। भूतकाल का इतिहास, ओल्ड इज गोल्ड, इस प्रकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर भूतकाल का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस इतिहास के अध्ययन से वर्तमान काल में उसका चिंतन मनन करने से उसकी अच्छी बातें भविष्य के लिए, निर्माण कार्यों के लिए प्रेरणा के रूप में स्थापित होती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सब इतिहास हम नए पीढ़ी तक इफेक्टिव वे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने पहुंचाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो विश्वगुरु अगर हमें बनना है तो हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत,
ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसका जतन करके वो नए पीढ़ी को हैंडओवर करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तानसेन गायक भी थे, कवि भी थे, संगीतकार भी थे और एक इंसान भी थे। और उनके जीवन में मैं कुछ विवादित बातों में नहीं जाना चाहता, पर यह सच्चाई है कि उनका जीवन का प्रवास बड़ा संघर्षमय रहा। और इसलिए कभी कभी ऐसी बातें होती है कि कोई व्यक्ति कहाँ से आता है ये पता ही नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं मुंबई में खाना खाने के लिए गया था। सलीम करके, ये सलमान खान के पिताजी हैं, सलीम जावेद, बहुत प्रतिभाशाली है। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इंदौर से हूँ, इंदौर के नज़दीक एक गांव से हूँ, और फिर कैसे आया और मैं कैसे या इस क्षेत्र में आया। फिर सलमान खान वहाँ बैठा था, वो कह रहा था कि मैं ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, वहाँ कैसा मेरा अनुभव था। अब ये मालूम नहीं होता, मुझे याद है जब लता मंगेशकर जी के 80 साल पूरे हुए तो उन्होंने उनके ऊपर एक किताब निकालने की बात हुई। उसमें 20 लोगों को कहा गया था कि लता जी के जीवन पर वो एक लेख लिखे। उसमें सचिन तेंदुलकर थे, अमिताभ बच्चन थे, मेरा भी नाम सिलेक्ट हुआ था। जब मुझे लिखने के लिए, जब मैंने कुछ बातें मुझे थी जानकारी, कुछ मैंने निकाली, तब मुझे पता चला कि उनका पूरा जीवन कितना संघर्षमय था। उनके जीवन में हमने केवल एक अच्छा पार्ट देखा है कि जब वो गान कोकिला लता मंगेशकर करके विश्व में प्रसिद्ध हुई, वहां से बस सब बातें हमको पता है, पर उनके पूर्वाश्रमी जीवन में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया वो पता नहीं है। वो इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में लता मंगेशकर की राह पर कोई जाना चाहता है तो उसको स्वाभाविक रूप से उस पूरे इतिहास से प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का संघर्ष उन्होंने जीवन में किया है। संगीत के क्षेत्र में तानसेन का कोई जोड़ नहीं। मुझे बचपन में याद है, एक स्पर्धा में मैं गया था, तो मैंने भी गीत रामायण स्पर्धा में गाना गाया था। तो 4 स्पर्धक थे, तो 3 को अवार्ड मिल गया, तो तीसरे नंबर का मुझे मिल गया। तो मेरे मित्र ने मुझे क्या कहा, तब मुझे तानसेन पता चला। तू क्या खुद को तानसेन समझ रहा है क्या? तेरे को एक 4 लोगों में तीसरा अवार्ड मिल गया है, तो तू क्या खुद को तानसेन समझ रहा है का? ये स्मृति के कारण मुझे तानसेन तब से याद आया। यानी तानसेन एक आइडियल है, आदर्श है। ऐसा है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई पूर्णांक नहीं, हम अपूर्णांक है। पर अपूर्णांक जब पूर्णांक की ओर जाते तो प्रगति और विकास का हमारी गति उस दिशा में जाती है, तो आदमी में बदल होता है। और बदल जो होता है वो विशेष रूप से ऐसे व्यक्तित्व के अध्ययन से होता है। दूसरी एक बात है जिसमें मुझे लगता है कि सुनील जी अनाय से उपस्थित, मैं उनके विचारार्थ भी ये विषय रखूंगा कि हमारे यहाँ संघ में, विद्यार्थी परिषद में विचार पर खूब गीत लिखे गए और इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे गए हैं कि उनके कौन कवि है किसी को पता नहीं है। बहुत कम पता है, जब ढूंढ के हम निकालते हैं। तो मुझे जो कुछ प्रेरणा मिली और जो कुछ अच्छा मिला वो सबसे ज्यादा बौद्धिकों से ज्यादा गीतों से सीखने के लिए मिला। और उसमें एक भाव था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड द लेटर्स। और वो इतने सुंदर गीत है कि गुरुजी के मृत्यु के बाद उनके मासिक श्राद्ध दिन का जब कार्यक्रम हुआ था तो मैं भी उसमें था। तो सुधीर फड़के जी ने वो गुरुजी के ऊपर का एक अच्छा गीत गाया था, हाँ, लो श्रद्धांजलि राष्ट्रभूषण। तो उस समय वो गीत शायद शतनमन माधव चरण में, या मुझे याद नहीं हो रहा है गीत कौन सा था, पर हाँ, तो वो गीत जब गा रहे थे तो पूरा श्रद्धांजलि सभा में लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी उसकी शब्दों में, उनकी गायन की कला में इतनी ताकत थी। और इसलिए ये जो अच्छे अच्छे गीत हैं, तो मैंने इस बार सुनील जी को कहा कि मेरे मन में कल्पना है, हम एक सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं नागपुर में, करीबन 9 साल हो गए, 17-18 दिन कार्यक्रम होते हैं, 50-50, 60-60 हजार लोग आते हैं, और देश के भी और अभी जितने बड़े बड़े विश्व लेवल के भी कलाकार आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एक मुझे इस बार हमारे यहाँ संघ को 100 साल पूरे हुए,
तो मैंने शंकर महादेवन करके जो गायक है उनको मैंने ये गीत भेजे और मैंने कहा आप एक काम करो, जो भी हमारे तरफ से, पर ये गीत जो है इसको आप नई संगीत रचना में इसको तैयार करो। अब वो तैयार कर रहे हैं, का रिकॉर्डिंग शुरू है। मुझे चिंता ये है कि उस समय की भी संगीत, उसका जो चाल वगैरह थी वो अच्छी थी, पर हमें ये भी समझना होगा कि मेरे समय जो मुझे अच्छी लगती है वो आज मेरे बेटों को अच्छी नहीं लगती। फर्क पड़ा है और इसलिए भाव वही है, स्पिरिट वही है, उसके फीचर्स बदलने वाले नहीं है। पर नए इसमें अगर वो फिर से जाते हैं तो अनेक लोगों को उसकी प्रेरणा मिलती है। और ये फिल्मों के बारे में भी होता है कि अनेक फिल्में ऐसी सुंदर बनी हुई है कि उन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया है। और ये फिलोसॉफिकल फिल्में होती है। मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ था दिन भर, तो मैं उनको कह रहा था कि आनंद, ये पिक्चर ने लोगों की सोच बदल दी थी। और इसलिए कभी कभी बहुत ऐसी अच्छी बातें जो साहित्य में है, काव्य में है, इतिहास में है, संस्कृति में है, विरासत में है, जिसका आज चिंतन मनन और जतन करने से भविष्य के राष्ट्र के निर्माण करने के लिए वो अति आवश्यक है। और तानसेन उसी मालिका में ऐसे श्रेष्ठ संगीतकार है, गायक है, कवि है कि बेजोड़ है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, झाले बहु होतील बहु पर या समान कोणी नहीं। यानी अभी तक बहुत बड़े हुए, इसके बाद भी होंगे, पर इसके समान कोई नहीं होगा। तो ये जो तानसेन जी का व्यक्तित्व था, कर्तृत्व था, उनका जीवन परिचय था, संगीत के रूप में तो उनका परिचय हुआ, पर उस संगीत के रूप में उस कलाकार को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से, जिस संघर्ष से वो गए, उसका पूरा ताना बाना इस किताब में राकेश जी ने उनके जन्मस्थली से लेकर इतिहास को लिखा है। और ये इस प्रकार का इतिहास जो होता है, ये नए पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में नहीं आता। मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट खेलते समय मेरे समय वो वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, सोबर्स, कनाय, रिचर्ड्स, कालीचरण, अभी मोदी जी उसको मिले, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। तो मुझे लगता था कि क्रिकेट खेलना है तो पहलवान बनना चाहिए, मैं ताकत चाहिए इसमें। तो वो मेरे मन में परसेप्शन हो गया। पर जब मेरे घर पर सुनील गावस्कर आया तो मैंने कहा एक रिक्वेस्ट करो कि आपको, बोले क्या, आप दीवार पे खड़े रहो। मैं खड़ा रहा, देखा तो सुनील गावस्कर मेरे इतना, हाथ देखा तो छोटा। अब वो वेस्ट इंडीज के उस समय के फास्ट बॉलर को सामने आके छक्के मारे। सचिन तेंदुलकर को आया तो मैंने बोला तू सचिन खड़ा रहे बाजू में। बोले क्यों? बोले मेरे एक तसल्ली है, मेरे को मन में कंफ्यूजन है कि तो वो भी मेरे कंधे के ऊपर, इतना गिड्डा, और बैटिंग में देखो तो कैसे था। तब मुझे सचिन ने ऐसा बताया कि नितिन जी, क्रिकेट ये ताकत का गेम नहीं है, इट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये कौशल्य का है। तो ये परसेप्शन और रियलिटी में बहुत अड़चन, बहुत समस्या होती है। संघ तो इसको भुगत चुका है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई को और इन सब इतिहास को भविष्य के पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, ये विश्वगुरु और हमारे राष्ट्र को जो हम आगे लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए अति आवश्यक है। उसमें से तानसेन हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत के प्रतीक है। मैं राकेश जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस पूरे इतिहास का अध्ययन किया और पूरा उनका जन्म स्थान से लेकर उनका जहाँ जहाँ वहाँ गए, वहाँ सब जगह पर जाकर उनकी पूरे किस प्रकार की माहौल में, किस प्रकार के लोगों के सानिध्य में उनके व्यक्तित्व की और संगीत आराधना का कैसे विकास हुआ और किस प्रकार से आखिर में एक बड़े कलाकार के रूप में हमारे पूरे इतिहास में आज उनका नाम लिखा जाता है। तो मुझे लगता है ये जो चित्रण, लेखन उन्होंने प्रभावी रूप से किया है। मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भविष्य की पीढ़ी के लिए ये उपयोगी होगा। फिर से एक बार राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरुचि प्रकाशन के राजीव जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद कि ऐसी पुरानी अच्छी अच्छी बातों को हमने लोगों तक ले जाना चाहिए। सुनील जी, बहुत दिन पहले बंगलोर में एक भारत भारती करके एक प्रकाशन था और वो छोटे किताबें निकालते थे अलग अलग भाषा में।
अपने क्रांतिकारक, देशभक्त, राष्ट्र पुरुषों के ऊपर। और हमारे स्कूलों में वो किताबें बांटी जाती थी, और किसी का जन्मदिन होता था तो उसमें वो किताबें मिलती थी। और मुझे याद है कि वो किताबें जब मिलती थी तो ये 15-16 पेज का रहता था। उसमें सावरकर का किताब मिला, कभी हेडगेवार जी का किताब मिला, कभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का किताब मिला, शिवाजी महाराज का किताब मिला। मुझे आज भी याद है कि जो कुछ उनके बारे में हम समझने लगे, उसकी पहली जानकारी वो भारत भारती की किताबों से हुई। वो एक प्राथमिक किताब था, कोई रिसर्च से किताब लिखा हुआ नहीं था, पर समाज में इसलिए आवश्यक है कि संगीत का, विचारों का और शब्दों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसी मध्य प्रदेश में महेश योगी जी ने और रजनीश जी ने पूरे दुनिया में कितना बड़ा काम किया है। अभी म्यूजिक पैथी का विकास हुआ है। तुम क्या सुनते हो, कौन से शब्द सुनते हो। अभी इसमें हमारे देश में संशोधन कम होता है। मैं जब बचपन में था तो मेरी माँ ने मुझे आग्रह से अथर्व शीर्ष और बहुत सी बातें सिखाने के लिए एक टीचर रखे थे, तो उसमें मैं सीखता था। तो मैं थोड़ा उतना ये नहीं था, पर जबरदस्ती वो मुझे कुलदीप कहो, तो मैं ये अथर्व शीर्ष जब मैं पढ़ने लगा तो उसमें लिखा है कि ये जो पढ़ता है वो वक्ता बनता है। मुझे मालूम नहीं था, मैं 8वीं में पढ़ते गया। तो उसमें एक रिदम है, और वो रिदम अपने वक्तृत्व को ठीक प्रकार से ट्यूनिंग करता है। और उसके ऊपर अभी जैसे गाने के शब्दों का और संगीत का मन पर परिणाम होता है, वैसे इन सब हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ हमारे शास्त्र में जो अलग अलग बातें, उसका भी परिणाम होता है, पर इसका रिसर्च नहीं हुआ है। और ये मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति, विरासत, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कविताएं और शास्त्र, इन सब के पीछे हमारी संस्कृति की जो सफलता है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता। ये जब कहते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूढ़ी, परंपरा, खान पान की पद्धति अलग अलग है, और ये सब में अलग अलग बातें हैं। और इन सब बातों का अध्ययन करके भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए बहुत उपयोगी है। उसी कड़ी में तानसेन का ताना बाना ये किताब निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। इस विश्वास के साथ राकेश जी को बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, करतल ध्वनियां तेज, शब्द शक्ति है, और शब्द जब गीत संगीत का रूप ले लेते हैं तो ये शक्ति लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अपने उद्बोधन से प्रेरित करने के लिए हार्दिक आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। और अब ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा आयोजन समापन की ओर आ गया है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुमित जी, जो ट्रस्टी हैं सुरुचि प्रकाशन के, मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। सुमित जी। आज के पुस्तक अनावरण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान करने वाले केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका बहुत आभार। आज के मुख्य वक्ता श्री सुनील अम्बेकर जी, जिनके हम सामाजिक और संघ के विषयों पर समय समय पर मार्गदर्शन विचार सुनते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश के मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधु जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, आपके माध्यम से यह पुस्तक और पुस्तक का विषय आम जन तक जाएगा, आपका भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम करने के लिए ये सभागार हमारे को उपलब्ध कराया, इसके लिए विचार विनिमय न्यास, उनके सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा वक्ताओं की बातचीत में भी आया, कि ये सुरुचि प्रकाशन की जिस प्रकार की पुस्तकें होती हैं उससे हट के ये पुस्तक है। इस प्रकार की पुस्तक के लिए भी रुचि दिखाने वाले और बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से सफल बनाने वाले आप सभी बंधु बहनें जो सामने बैठे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रेयोशी सिन्हा जी,